तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स साइंटिस्ट का नाम है। तो ओम्स लॉ बताएं कि अगर किसी कंडक्टर से करंट बह रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो करंट बह रहा है। तो ये जो करंट बह रहा है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, इसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, सोच के देखो कैसा रिलेशन हो सकता है। तो ये बोले कि अगर टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी उस कंडक्टर का कांस्टेंट है, तो याद रखना कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बताएं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, यानी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि जितना ज्यादा इस कंडक्टर में चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जितना ज्यादा चेंजेस होगा उतना ज्यादा करंट बहेगा। जाहिर सी बात है, एक चीज को हम ऐसे रख रहे हैं जितना बहेगा, अगर हम इसको और ज्यादा कर देंगे तो ये और स्पीड में बहेगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस तरह का गैप है और एक बार इस तरह का गैप है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना स्पीड में बहेगा, उतना ज्यादा अमाउंट में बहेगा। तो यही पता है हम लोग को ओम्स लॉ कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तो उसमें जितना ज्यादा चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट बहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। हो गया, ठीक है। ये यहाँ का पोटेंशियल है, ये इस जगह का पोटेंशियल है, चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा दोनों जगह का, और यहाँ पर करंट उतना ज्यादा बहेगा। अब अगर इसको हम लोग वी ए माइनस वी को अगर हम लोग वी मान लें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसका, करंट का। करंट को हम लोग आई से शो करते हैं। अब वी कहा है यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस v इक्वल्स टू, अगर हम लोग जब साइंस में फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे इस कांस्टेंट को क्या लेते हैं हम लोग, r, और इस r का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस r को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस असल में होता क्या है, रेजिस्टेंस ये जो करंट कंडक्टर में बहता है, तुम कहीं जा रहे हो रास्ते में तो तुमको बहुत सारा रुकावट मिलेगा, है ना, स्पीड ब्रेकर है और भी बहुत सारा रुकावट आता है। उसी तरह से करंट जब किसी कंडक्टर में बहता है तो उसको भी बहुत सारा रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वही जो उसमें रुकावट होता है या उसके रास्ता में जो परेशानी होती है, दिक्कत होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते, तो वो क्लास का रेजिस्टेंस होते हैं। उसी तरह से ये रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को बहने के रास्ते में उसको रुकावट करेगा, उसमें रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब ओम्स लॉ से ये दो अलग अलग डेफिनेशन है, अगर सिंपली पूछ ले व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो जो करंट के रास्ते में दिक्कत पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, रेजिस्ट करता है करंट को फ्लो करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर बोलते हैं डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, तब वहां पर क्या होगा, देखो R इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ये I नीचे चला जाएगा तो V बाई I, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओम लॉ से अगर पूछेगा तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अदरवाइज रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बहने में जो रुकावट पैदा करेगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर यहाँ से रेशियो है V और I का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट यहाँ से अगर देखें तो इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर से जाएगा तो एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो गया। इसका क्या होता है, एम्पेयर होता है, ये करंट है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पे वोल्ट। ये पूछा भी हुआ है एक बार माध्यमिक में कि ये किसका यूनिट है, तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। अदरवाइज इसको हम लोग नॉर्मली एसआई यूनिट क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है ओम, और इसको दिखाने का तरीका ये इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम, और सीजीएस यूनिट इसका तब क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्ट्रेट ओम, स्ट्रेट ओम। ठीक है, ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो ये तो हम लोग का ओम्स लॉ के बारे में सिंपल सा लॉ है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट बहेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं, और फिर ये R क्या हो जाता है, V बाई I हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ से डेफिनेशन आता है, रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अदरवाइज जो करंट के बहने के रास्ते में रुकावट करता है, जो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, इस तरह से दिखाते हैं, ये करंट को बहने में ये दिक्कत परेशानी करेगा, इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक चार्ज बह रहा है, उसको कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, इससे खत्म हो जाएगा, वो अपने एनर्जी को वहां पे लॉस करेगा। इसलिए यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं हम लोग। ये डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो चुके पढ़ लिए। ओम्स लॉ में दो वेरिएबल कौन कौन सा था, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, जिसके बाद पहले करते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं। तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस में करंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं V वर्सेस I ग्राफ।
जिसको हम लोग पहले बोलेंगे उसको वाई एक्सिस में लेंगे, जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे। और जब ये लेकर हम लोग ग्राफ करते हैं तो हम लोग को पता है कि दोनों एक दूसरे में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जिस तरह से जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा और उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस, ये एक्सिस होता है हम लोग का 0 0, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनता है किसका, ओह्म्स लॉ का। अब अगर पूछ ले कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बोलते हैं किसको है, किसी भी ग्राफ का एकदम नॉर्मल में समझो। अब मतलब तुम लोग स्लोप शायद नहीं पढ़े होगे, क्लास 11 में है, तो यहाँ पर ये समझो कि किसी भी ग्राफ का वाई एक्सिस को जब एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो जो रिजल्टेंट आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा, v वर्सेस i ग्राफ का, तो इसका y एक्सिस बाई x एक्सिस। अब y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में वोल्ट है, इसको वोल्ट लिख दिए, और x एक्सिस में क्या है, करंट है, इसको i लिख दिए। अब v बाई i क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे, v बाई i जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि ओह्म्स लॉ के ग्राफ का स्लोप क्या आता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ओह्म्स लॉ ग्राफ या v वर्सेस i ग्राफ, तो हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा, हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर इसका ऑपोजिट हो गया, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग i ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग v ले लेंगे, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ पर i यहाँ पर v, तब फिर स्लोप क्या होगा, उस वक्त स्लोप जो हो जाएगा वो क्या होगा, y एक्सिस बाई x एक्सिस, और फिर उस वक्त y एक्सिस में क्या है, i है, और यहाँ पर क्या है, v है, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 बाई रेजिस्टेंस। ये जो 1 बाई रेजिस्टेंस होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है। तो अगर स्लोप ऑफ ग्राफ i वर्सेस v पूछ ले, तब क्या होगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट के बहने में फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है, अपोज करता है, तो उसका ये उल्टा है, कंडक्टेंस। यही से आता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, आराम से पास करवा देता है, जिसका जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज आराम के साथ बिना किसी रिकॉर्ड के साथ पार कर लेगा, और जो जितना जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट भी उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का ओम था, इसका यूनिट एसआई में होता है, ओम का उल्टा क्या होगा, MHO, एकदम उल्टा लिखते हैं, OHM था ओम, यहाँ पे हो जाएगा MHO, मो। इसी को हम लोग बोलते हैं सीमन, इसी को हम लोग सीमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया, एसआई में मो या सीमन, और सीजीएस में तब क्या लिखेंगे, स्टेट मो, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है, तो याद रखना रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, यानी जो जितना ज्यादा, जिसका ज्यादा कंडक्टेंस होगा, मतलब वो उतना आसानी के साथ चार्ज को बहने देगा, यानी उसके रास्ते में रुकावट उतना कम है, उतना मिनिमम रेजिस्टेंस है उसमें, हो गया। और अगर मान लो एक और ग्राफ, मान लो इसके साथ ऐसे दे दिया, 2 ग्राफ दे दिया, अब बोला ये R1 है, ये R2 है, विच वन इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V बाई I होता है, ठीक है। किसी एक को हम लोग फिक्स कर लेंगे, मान लो हम लोग ग्राफ में ऐसे ले लेते हैं, अपने से एक पॉइंट ले लेंगे ये, तो इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों का I तो सेम है, ये क्या था, I था, I दोनों का सेम है। तो अब जो रेजिस्टेंस हो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस V के ऊपर, क्योंकि यहाँ का V अलग है, यहाँ का V अलग है, करंट दोनों का सेम है लेकिन V दोनों का अलग है। और ये फॉर्मूला हम लोग को बता रहा है कि जब ये सेम है तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों ग्राफ में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब हम लोग देख ले दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब R2 जो होगा ये ग्रेटर देन होगा R1 का, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग V को कांस्टेंट कर ले तब भी हमारा R2 ही बड़ा आएगा, उस वक्त डिपेंड करेगा I पर, और जिसका I छोटा होगा उसका R बड़ा होगा। जब हम लोग करेंगे तो हमेशा R का ही I छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी R2 जो होगा हमेशा R1 से बड़ा होगा। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।